दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए मृदा एवं कृषि से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मृदा एवं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो उत्तर है नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई और ये कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित शीर्ष बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क खेती के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो 75 सेंटीमीटर अथवा इससे कम जहां पर वार्षिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों को शुष्क क्षेत्र या शुष्क खेती के लिए जो है अभिसिंचित क्षेत्र कहा जाता है। सिंचित कृषि कहां पर उपयोगी होती है? तो सही उत्तर है जहां पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। दोस्तों जो कृषि अपनी जल आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होती है उसे वर्षा आधारित कृषि कहते हैं, और सिंचित कृषि वो होती है जहां पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और अन्य माध्यमों के द्वारा सिंचाई के द्वारा पौधों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों में सिंचित कृषि उपयोगी होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल या लैटराइट मृदा में किस तत्व का अंश अधिक होता है? तो उत्तर है लोहे का अंश। दोस्तों लाल या लैटराइट मृदा ऐसी मृदा होती है जिसमें लौह अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी किन फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी में कपास और सोयाबीन जैसी फसलें जो हैं अच्छे से या बहुत अच्छे मात्रा में इसमें उपजाई जाती हैं। तो काली मिट्टी कपास और सोयाबीन के लिए उपयुक्त मृदा है। लैटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं? तो चाय, कॉफ़ी और रबर के लिए लैटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों अम्लीय मृदा का पीएच मान जो है ये 7 से कम होता है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है और जो उदासीन होती है उसका 7 के लगभग बराबर होता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पौधों की वृद्धि के लिए जो मृदा का पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 6 से 7.5। 6 से 7.5 जो पीएच मान है वो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, फसलों के काम आने वाला जल कौन सा होता है? तो याद रखिएगा केशिका जल। केशिका जल जो है इसी के माध्यम से पौधे अपने जल की पूर्ति करते हैं और ये पौधों के या फसलों के काम आने वाला जल है। अगला प्रश्न है, पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो कार्बन का। 45% कार्बन होता है पौधे की रचना में इसका योगदान। अगला प्रश्न है, फलों को शीघ्र पकाने में किसकी भूमिका होती है? तो याद रखिएगा फास्फोरस तत्व की भूमिका होती है फलों को शीघ्र पकाने में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आसान सा है कि क्लोरोफिल की संरचना में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ये है मैग्नीशियम। दोस्तों याद रखिएगा क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम महत्वपूर्ण तत्व है। बायोगैस या जो जैव गैस होता है इसमें किस तत्व की प्रधानता होती है? तो याद रखिएगा मीथेन जो है इसकी प्रधानता होती है बायोगैस में।
अगला प्रश्न है अमोनियम क्लोराइड जो कि महत्वपूर्ण रासायनिक उर्वरक है, इसमें नत्रजन या नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 25% मात्रा होती है अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कौन सा जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर प्रयुक्त होता है? तो एजेटोबैक्टर। और दलहनी फसलों की जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन जो है पाया जाता है। याद रखिएगा कि लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है? तो दलहनी फसलों की जड़ों में ये जो है एक लवक है, वो लेग हीमोग्लोबिन नाम है इसका, ये पाया जाता है दलहनी फसलों की जड़ों में। अगले प्रश्न पर आते हैं कि प्याज में गंध का कारण क्या होता है? तो एक रसायन है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ये प्याज में गंध या तीक्ष्ण गंध का कारण होता है। मिर्च का तीखापन किसकी उपस्थिति से होता है? तो मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन की उपस्थिति से होता है। और टमाटर का लाल रंग आप जानते हैं लाइकोपिन नामक वर्णक की उपस्थिति से टमाटर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है लौंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सीजियम एरोमेटिकम। याद रखिएगा लौंग का वैज्ञानिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है और ये महत्वपूर्ण मसाले के रूप में हमारे किचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो इसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो ये एथिलीन होता है। और फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है फलों में। तो याद रखिएगा फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला प्रश्न है फलों के परिरक्षण के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो ये है सोडियम बेंजोएट। याद रखिएगा दोस्तों सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फलों के परिरक्षण या उनके भंडारण में उनको सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। शीत गृह या कोल्ड स्टोरेज में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो अमोनिया यानी NH3, ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस है अमोनिया, ये शीत गृहों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्न भंडारण के लिए अन्न में नमी या आर्द्रता कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? तो 12% से कम नमी होनी चाहिए। सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 20 से 22% मात्रा होती है सोयाबीन में तेल की। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो एथिल एल्कोहल जो है वो शक्कर के किण्वन से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, इसका कारक क्या है? तो ये है सल्फोनिक एसिड। याद रखिएगा सल्फोनिक एसिड के कारण प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गोल्डन धान या सुनहला चावल जो है उसमें कौन सा जीन होता है? तो बीटा कैरोटीन जीन, इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है गोल्डन धान चावल में, इसमें बीटा कैरोटीन जीन का प्रयोग किया गया है जिसके कारण इसमें विटामिन ए जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में है। और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का जो मानक चिन्ह है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एग मार्क यानी एग्रीकल्चर मार्क, ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का चिन्ह है। एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय। अगला प्रश्न है KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो वर्ष 1998-99 से किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों मूंगफली में दानों की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मूंगफली में छिलके हटाने के बाद दानों की प्रतिशत मात्रा जो है वो 70% होती है। गन्ने में रस की मात्रा कितनी होती है? तो गन्ने में 60 से 70% रस होता है।
अगला प्रश्न है, देखिए केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इसको केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। ये हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कृषि ज्ञान केंद्र किस सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों और कृषि क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के निपटारे के लिए कृषि ज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। एक प्रजाति है वर्षा उपहार, ये किस फसल की प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति है वर्षा उपहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम का लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक या जस्ते की कमी से आम का लिटिल लीफ रोग हो जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पालक में पाया जाने वाला अम्ल है मैलिक एसिड। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नासिक में स्थित है। काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पुत्तूर कर्नाटक में काजू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, पेक्टिन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा फल है? तो अमरूद। अमरूद जो है ये पेक्टिन का सर्वोत्तम फल है और जेली बनाने के लिए अमरूद प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधों में इक्जेंथिमा बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो कॉपर की कमी से इक्जेंथिमा रोग होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछ ही लेता है, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कुल 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, किस फसल में बुशेनिंग प्रक्रिया लाई जाती है या प्रयोग की जाती है? तो धान की फसल में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, धान्य फसलों की रानी किसे कहते हैं? तो मक्का को धान्य फसलों की रानी कहते हैं। राष्ट्रीय गेहूं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल हरियाणा में है। और यूरिया में उपस्थित नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा, यूरिया में जो नाइट्रोजन है ये एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मोलिब्डेनम एक तत्व है, इसकी आवश्यकता किस फसल को होती है? तो दलहनी फसलों या मटर की फसल में जो है सूक्ष्म तत्व मोलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? तो आप जानते हैं 78% भाग नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। अगला है कि जीवाणु या जैविक उर्वरक के रूप में कौन से जो हैं प्रयोग किए जाते हैं? तो राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, एजेटोबैक्टर ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये पत्तियों के ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक प्रक्रिया होती है और अप्रकाशित क्रिया स्ट्रेमा में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फलों के पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो आप जान लीजिए एथिलीन का। लीची के फलों का फटना किस तत्व की कमी से होता है? आप देखते होंगे कभी कभी लीची के फल फट जाते हैं, तो ये बोरान तत्व की कमी के कारण लीची के फल फट जाते हैं। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है अंगूर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं बुआई के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए गेहूं की बुआई के समय। नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी ये किस फसल के लिए जो है महत्वपूर्ण बायो फर्टिलाइजर है? तो ये धान के लिए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में स्थित है। अब आइए कृषि से संबंधित विभिन्न फसलों के बारे में जान लेते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, जो फसलें हैं उनका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, बुआई और मौसम की दृष्टि से, तापमान, वर्षण और बुआई के आधार पर, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह में की जाती है, इनकी कटाई अप्रैल-मई में की जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी रबी की फसलें हैं।
खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। इसमें धान, मक्का, मूंगफली, सन, जूट आदि आते हैं। जायद की फसलें ग्रीष्म ऋतु की फसलें होती हैं। मार्च अप्रैल में इनकी बुआई होती है और जून में कटाई होती है। तरबूज, खरबूज, करेला और जो इस तरह की फसलें हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये जायद की फसलें होती हैं। दोस्तों, कौन सी फसल ऐसी है जिसकी खेती वर्ष भर की जा सकती है? तो मक्का की खेती जो है वर्ष भर की जा सकती है। कैश क्रॉप किसे कहते हैं आपको बताना है। कैश क्रॉप या नकदी फसलें, तो जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, इन सभी को कैश क्रॉप की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि चावल, गेहूं, मोटे अनाजों को खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है। भारत में प्रमुखता से जो है प्रयोग किया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, या भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है? तो याद रखिएगा, चावल। दूसरे स्थान पर गेहूं है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का स्थान है खाद्यान्न उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न की कृषि सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में खाद्यान्न की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले संकर धान यानी हाइब्रिड चावल विकसित करने वाला देश कौन है? तो ये चीन है। और देखिए, अन्न भंडारण में दानों में नमी कितने प्रतिशत मात्रा में होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, अन्न भंडारण के समय दानों में 10% से कम नमी होनी चाहिए। अगला है, आभासी फल या अवास्तविक फल कौन होते हैं? तो सेब या नाशपाती आभासी फलों के अंतर्गत आते हैं। ड्रूप फल कौन से हैं? तो आम, जामुन, बेर और नारियल, ये ड्रूप फल कहे जाते हैं। पोम फल सेब और नाशपाती। बेरी तो पपीता, केला, खजूर, बेरी फलों के अंतर्गत आते हैं। और कौन सा फल विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो याद रखिएगा, आम जो है ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, पनामा रोग किस फसल में लगता है? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, पनामा केला का प्रमुख रोग है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पनामा जो है ये केले में लगने वाला प्रमुख रोग है। अगला प्रश्न है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड या एथिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। एक रोग है साइट्रस कैंकर। सिट्रिस कैंकर या साइट्रस कैंकर प्रमुख रोग है किसका? तो नींबू वर्ग के फलों का, जैसे नींबू, मौसमी, संतरा आदि में साइट्रस कैंकर रोग होता है। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सीडियम गुआजावा, ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। अमरूद को दोस्तों गरीबों का सेब भी कहा जाता है। अमरूद में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, अमरूद में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो आम को फलों का राजा कहते हैं। फलों की रानी, तो लीची फलों की रानी है। गरीबों का फल कौन सा है? तो बेर जो है अपने उच्च पोषकता के कारण गरीबों का फल बेर कहा जाता है। और कल्प वृक्ष नारियल को कहा जाता है। किस फल में सर्वाधिक आयरन होता है? तो एक फल है करौंदा, ये जो है खट्टा फल होता है, इसका अचार, चटनी आदि बनाया जाता है। इसमें सर्वाधिक आयरन या लौह तत्व की सर्वाधिक मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, चावल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चावल जो है ये स्वपरागित फसल है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है और ये ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आता है। चावल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है 76% और प्रोटीन 6 से 7% होती है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। विश्व कृषि संगठन यानी FAO, देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। और भारत का केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में स्थित है। गोल्डन धान में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन धान में बीटा कैरोटीन जो जीन है उसको प्रयुक्त कराया गया है, जिससे इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। तो गोल्डन धान विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। गेहूं के बारे में जान लेते हैं। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम
ट्रिटिकम एस्टिवम है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ा था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं। गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ग्लूटिन प्रोटीन दोस्तों गेहूं में पाया जाता है। मक्का का उपयोग आप जान लीजिए, बायोडीजल उत्पादन में मक्का का भी प्रयोग किया जाता है। अमेरिका, ब्राज़ील आदि यहाँ पर मक्का उत्पादन होता है, जिसका अधिकतम भाग जो है बायोडीजल के उत्पादन में किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता वाली फसल कौन सी है? तो ये बाजरा है। ये असिंचित क्षेत्रों में भी ठीक ढंग से उत्पादित की जा सकती है। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित करता है? तो इसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अगला प्रश्न है, दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की कौन सी फसल है? तो सोयाबीन। सोयाबीन दोस्तों दलहनी और तिलहनी दोनों फसल के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, किस तेल में लाइनोलिक एसिड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है? तो देखिए सूर्यमुखी दोस्तों, सनफ्लावर जो है सूर्यमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक एसिड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो ये है एरूसिक एसिड। सरसों के तेल में एरूसिक एसिड पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत में कौन सी फसलें रेशे वाली मुख्य फसलें हैं? तो कपास, जूट, मेस्ता, सनई और अलसी ये भारत में रेशे वाली प्रमुख फसलें हैं। आइए जानते हैं प्रमुख कृषि से संबंधित प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारे में। तो केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान या भारतीय शर्करा अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान या इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये वाराणसी में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। और आप देखिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आप जानते हैं नई दिल्ली में स्थित है। इसी तरह भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ये रांची झारखंड में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुख्य रूप से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा RO और इसके अलावा लोअर पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के कृषि और ग्रामीण विकास खंड के लिए महत्वपूर्ण मृदा एवं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।